Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you are fine and doing well. As you know that the title of this subject is thesis. I am your instructor Sana Arslan from University of Education Lower Mall campus, and I will discuss with you about the contemporary art of Pakistan. जैसा कि मैंने आपसे पिछले लेक्चर में भी कंटेम्प्रेरी आर्ट ऑफ पाकिस्तान के बारे में बात की और डॉक्टर राहत नवीद मसूद के काम को डिस्कस किया, सो आई विल कंटिन्यू अबाउट द वर्क्स ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड आई विल डिस्कस कि उन्होंने कौन से सब्जेक्ट मैटर्स का इस्तेमाल किया है, उन्होंने किन एलिमेंट्स के साथ और किन प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट्स के साथ अपने आर्ट वर्क्स को बनाया है और पेंटिंग्स को बनाया है. सो इट विल हेल्प यू टू क्रिएट योर ओन आर्ट वर्क्स और आप उनसे रिलेटेड चीज़ें सीख सकते हैं. कौन से सिंबल्स इस्तेमाल किए गए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा, कौन सी चीज़ें जो है वो आर्टिस्ट ने अपनी लाइफ से मुतासर होकर बनाई हैं. सो दीज ऑल थिंग्स विल हेल्प यू to decide that what kind of subject matters can be used to create a painting or a project. I will also discuss with you about the use of concept in final project and the conceptual art. Abdul Rahim Nagori. Professor Abdul Rahim Nagori, 1939 to 14 January 2011. He was a Pakistani painter who is known for his socio-political themes. He has held one-man exhibitions since 1958. यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो पाकिस्तान में पढ़ाते रहे, जहां पर उन्होंने हेड किया डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स को. He was honored with President's Pride of Performance Award announced on 14th August 2010. It seems as if Abdul Rahim Nagori paints to protest. तो उनकी जो पेंटिंग्स हैं उनमें एक प्रोटेस्टेशन की फीलिंग नजर आती है. उनकी जो एग्जीबिशन ऑफ पेंटिंग है रिटर्न टू स्फिंक्स, उसके अंदर एक एंगर नजर आता है that a sensitive man would frequently lay open to show his strong disapproval of the inequalities. अब इस तरह के सेंसिटिव इंसानों को उन्होंने शो किया है जो कि इनइक्वालिटीज़ के ख़िलाफ़ जो है वो स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल देते हैं. that divide and differentiate among people, वो inequalities जो कि लोगों में डिवाइड करती हैं और डिफ्रेंशिएट करती हैं, सो उनके लिए जो वो एक स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल है फ्रॉम द साइड ऑफ द आर्टिस्ट. He fearlessly criticizes, तो वो fearlessly criticize करते हैं. He is not frightened while working on the socio-political themes. So what he says in his paintings or what he tried to convey through his paintings is that he work on the excesses against human rights. तो human rights के against अगर कोई excesses हैं, अगर कोई problems हैं, तो वो उस पर बात करते हैं. Hypocrisy in matters of human relations. Social system that does not resist evil, rather accepted as part of clannish social justice. So वो against है social system के जो कि evil को resist ना करता हो बल्कि accept करता हो इसको as a part of clannish social justice. Subject matter of Nagori artworks. He studied Sindhi culture, tradition and societal norms in depth. और ये चीज़ उनकी पेंटिंग्स में भी नज़र आती है. उन्होंने पीजेंट वुमन को जो है वो सप्रेशन में शो किया है. Men bound to customs that have no moral grounds to stand if put to sensible and critical examination. So जो मर्द हैं, जो men हैं, उनको भी एक बाउंड दिखाया गया है कस्टम्स के अंदर. वुमेन को भी सप्रेशन में दिखाया गया है और men को भी जो है वो बाउंड दिखाया गया है कस्टम की वजह से. That have no moral grounds to stand if put to sensible and critical examination. Themes of artworks by Nagori. तो इन्होंने जो थीम्स इस्तेमाल किए अपनी पेंटिंग्स में, these are drawn from his own experiences and observations. True stories of hardship of occupations. तो जो भी किसी भी पेशे से, किसी भी जगह से मुंसलिक है, उनकी जो हार्डशिप्स हैं, उनकी जो ट्रू स्टोरीज हैं, उन पे काम किया है. जैसे पीजेंट वुमन के ऊपर काम किया है. हार्श लिविंग कंडीशन ऑफ द रूरल पीपल. तो जो भी लोग तंग हैं किसी चीज़ से या परेशान हैं, तो उनको उनकी जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं या जो सोशो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, उन सब के ऊपर नागोरी ने अपनी पेंटिंग में फेयरलेसली काम किया है.
ऑयल पेंट्स इन नागोरी आर्ट वर्क्स। नागोरी ऑयल ऑन कैनवस का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। उनका जो है वो परहैप्स इट्स द मोस्ट फेवरेट मीडियम फॉर हिम टू एक्सप्लोर हिज आइडियाज़. His fascination with oil paintings had given him a distinguished place among his contemporary painters. तो उनके जो contemporary painters हैं उनके दरमियान उनको जो है वो एक distinguished place इस हिसाब से हासिल है कि उन्होंने उन सोशो पोलिटिकल थीम्स को उजागर किया, और नागोरी का नाम जब भी लिया जाता है उन्होंने उनके सोशल पोलिटिकल थीम्स की वजह से ही जो है वो ज़्यादा तौर पे जाना जाता है. और उसके अलावा विद द एस्थेटिक्स जो उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में प्रेजेंट की हैं, दीज आर ऑल्सो प्रोमिनेंट. पेंटिंग्स बाय A.R. Nagori, his Paddy Girl, Fodder and Goody were some of the most expressive paintings. Depicted the emotional abuse of the rural woman in addition to physical abuse and exploitation they undergo, which has yet to become a subject of discussion. So जो भी emotional abuse जो है वो rural women face करती हैं, जो भी कोई physical abuse वो face करती हैं या undergo करती हैं किसी भी problem के, वो उनका जो है वो subject matter है, उन्होंने उसके ऊपर paintings बनाई हैं. Artworks by Nagori. Nagori is also alive to the emerging difference between the kind of feminism a section of the orthodox members of the society preaches and that which West imposes upon some of the ultra modern. अब नागोरी एक बैलेंस क्रिएट करने की तरफ उनका फोकस है, ना तो वो अल्ट्रा मॉडर्न टाइप की तरफ उनका रुझान है और ना ही बहुत ऑर्थोडॉक्स जो है वो जानिब है, ना ही बहुत ऑर्थोडॉक्स होने की जानिब है, बल्कि इन हिज ओपिनियन बोथ द ऑर्थोडॉक्स एंड द लिबरल्स हैव लॉस्ट देयर सेंस ऑफ बैलेंस. उनके नज़दीक अगर ये दोनों बैलेंस क्रिएट कर लें तो सोसाइटी ज़्यादा बेहतर तरीके से चल सकती है. आस्क फॉर क्रिएटिंग बैलेंस इन द सोसाइटी. सो दीज आर द थिंग्स विच ही इज़ ट्राइंग टू प्रमोट, कि वो चाहते हैं कि एक बैलेंस रहे सोसाइटी के अंदर, और वो अपनी पेंटिंग में उजागर करते हैं लोगों के प्रॉब्लम्स को और उसको जो है वो विजुअल फॉर्म में सामने लाते हैं. विजुअल फॉर्म इज़ मोर अपीलिंग, और उस तरह से लोग जो है वो प्रॉब्लम से आगाही हासिल करते हैं और उनको सोशल पॉलिटिकल थीम्स के बारे में जो है वो मज़ीद जो है वो नागोरी की पेंटिंग्स की मदद से पता चलता है. Neither appreciated the orthodox nor welcomed the ultra modern, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया. So he had shown his disgust against the imbalance that has begun to sway the entire society. So वो एक disgust को show करते हैं against that imbalance जिसकी वजह से society में जो है वो problem created है. So हर चीज़ अगर balance हो जाएगी तो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो चीज़ें manageable होंगी. Paintings by Nagori. His paintings arises many questions, addresses political leaders, religious and pious people, preachers of religions and moralists, and modern people. So ये मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के बारे में जो वो नागोरी ने अपनी पेंटिंग्स बनाई हैं. वो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, रिलीजियस या पायस पीपल हैं, प्रीचर्स हैं या मॉडर्न लोग हैं, उन सब के को जो है वो उनके सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग उन्होंने इस्तेमाल किया है एज अ सब्जेक्ट इन हिज पेंटिंग्स. आर्ट वर्क्स बाय नागोरी की अगर बात करें तो द ट्री, अ वेरी फेमस आर्ट वर्क विच डिपिक्ट्स दैट हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा. सो जब हर शाख पे उल्लू बैठा है, क्योंकि जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी है कि अगर हर शाख पे कोई ऐसा इंसान मौजूद हो कि उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो जो है वो अंजाम गुलिस्ता क्या होगा. दिस इज़ द टॉपिक ऑफ दिस पेंटिंग. और वुमेन इन असेंबली लाइन, अनदर वेरी ब्यूटिफुल पेंटिंग. सोमनाथ रबल्स, मॉस्क desecrated, Curry Karachi, Caro Clifton. The works are sad commentaries on our thought process, actions and deeds. तो ये सब के सब जो आर्ट वर्क्स आप देख सकते हैं वो सैड कमेंट्रीज हैं एक थॉट प्रोसेस पे, एक्शंस पे और डीड्स पे. द ट्री की अगर बात की जाए तो इट एक्सप्लेन्स अ कैपिटल सेक्रेटेरिएट विद एवरी ब्रांच ऑक्यूपाइड बाय पेडिग्री ऑवल्स. उसके ऊपर आउल्स बैठे हुए दिखाए गए हैं और इसी वजह से इसको एसोसिएट किया गया है शेर के साथ. द ट्री इज फर्मली एंट्रेंच्ड, रूट्स थ्राइविंग ऑन कॉमन मैन्स मिजरी. अब उसकी जो रूट्स हैं ट्री की वो एक कॉमन मैन की मिजरी को शो करती हैं. एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द फिगर्स ऑफ वुमेन,
husband and children laying at the foot of the tree. तो ट्री के जो फुट पे जहाँ पर उसकी नीचे से रूट्स होती हैं उस जगह पे रिप्रेजेंट किया गया है वुमन, हस्बैंड और चिल्ड्रन को, जो कि वहाँ पे लेटे हुए दिखाए गए हैं और वो शो करते हैं उस मिजरी को जो कि कॉमन मैन फेस करता है अगर जो है वो जिस तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया कि शाह पल्लू बैठा है. About the artist, he is a focused painter, selective and discreet with his subjects. These qualities come with age and experience, and he has both. So this is an artwork by Nagori, a very beautiful artwork. अब यहाँ पे आप देखिए कि जो लास्ट लेक्चर में आपसे मैंने बात की थी एलिमेंट्स की, उनमें से कलर को कितना ब्यूटिफुली यूज़ किया गया है. Now you can not only see the use of color but the contrast also. जो एक स्ट्राइकिंग कंट्रास्ट है, जो एक इतने ब्राइट रेड के ऊपर जो उन्होंने अपना सब्जेक्ट प्रेजेंट किया है. सो कलर्स का इस्तेमाल किसी भी पेंटिंग को अपीलिंग बना सकता है. एंड कॉम्पोजिशन देखिए, फोकल पॉइंट, उसके साथ साथ बैकग्राउंड जो कि ब्राइट रेड है उसके बावजूद उसमें एक सेंस ऑफ ब्रीदिंग आती है क्योंकि एक बहुत ज़्यादा ह्यूज एरिया वो कवर कर रहा है पेंटिंग का. सो यहाँ पर ये ब्रीदिंग फीलिंग भी दे रही है. द फिगर्स सो कंप्राइज्ड ऑफ ऑल टुगेदर अ ब्यूटिफुल आर्ट वर्क. अनदर आर्ट वर्क बाय नागोरी जिसमें अगैन रेड कलर का इस्तेमाल किया गया है, रेड के साथ ग्रीन का इस्तेमाल किया है जो एक कंप्लीट कलर पैलेट का तासुर देता है. एज यू नो दैट द प्राइमरी कलर्स आर रेड, ब्लू एंड येलो. सो व्हेन रेड इज़ यूज विद ग्रीन सो इट इज़ क्लियर के यहाँ पर जो है वो तीनों प्राइमरी कलर्स जो है वो मिक्स होकर यूज़ हो गए हैं. फिगर जो बनाया गया है फीमेल का वो स्टाइलाइज्ड है और जो है उसके साथ एक पिंजरा केज है जिसमें जो है वो एक परिंदा मौजूद है. अलबत्ता वो केज के अंदर मौजूद होते हुए भी प्रॉपरली उसके अंदर नज़र नहीं आ रहा. कलर्स का इस्तेमाल बड़ी खूबसूरती से किया गया है. अनदर आर्ट वर्क बाय नागोरी जिसमें यू कैन सी 3 पीपल विच आर एसोसिएटेड विद सम प्रोफेशन और इनमें से एक ने अपने कान बंद कर रखे हैं, दूसरे ने आंखें और तीसरे ने अपना मुंह बंद कर रखा है और नीचे कुछ लोगों को दिखाया गया है एंड दे हैव समथिंग इन देयर हैंड्स. सो यहाँ पर आप कलर्स का यूज़ देखिए, कॉम्पोजिशन देखें और किस तरह से उसने अपना मैसेज कन्वे किया है कि लोग आंखें, कान और मुंह बंद कर लेते हैं उन चीज़ों पे जो वो देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते या बोलना नहीं चाहते. सो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म. आर्ट वर्क बाय अली अज़मत. अली अज़मत एक इंतहाई एमिनेंट आर्टिस्ट हैं. उनके जो आर्ट वर्क्स हैं उनके अंदर बहुत स्ट्राइकिंग कलर्स का इस्तेमाल किया गया है, बहुत ब्यूटीफुली उन्हें असेंबल किया गया है. सब्जेक्ट मैटर्स उनके वेरी करते हैं, उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के सब्जेक्ट मैटर्स पे काम किया है. सो here you can see a painting which is an artwork of अली अज़मत. अच्छा, इसके पीछे बैकग्राउंड में जो आप टेक्सचर देख रहे हैं वो टेक्सचर ऐसा लगता है जैसे थंब इम्प्रेशन हो, जैसे थंब इम्प्रेशन के साथ कोई टेक्सचर क्रिएट किया गया है और उसके आगे इस फीमेल को बनाया गया है, पीछे इसका साया नज़र आ रहा है और हाथ में इसके वो जिस तरह धागों से बच्चे भी खेलते हैं और एक रिडल सी क्रिएट की गई है जो शायद हो सकता है कि इसकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स को शो कर रही हो या इसकी सोच के दायरे के बारे में कुछ बयान कर रही हो. सो यहाँ पर अभी इससे पहले आपने नागोरी की पेंटिंग्स देखी हैं जहाँ स्ट्राइकिंग बैकग्राउंड्स थे रेड कलर के, स्मूथ बैकग्राउंड थे. यहाँ पर टेक्सचर सरफेस है लेकिन कलर जो है वो रेड के बजाय डिफरेंट इस्तेमाल किया गया है. यहाँ पर रेड यूज़ किया गया है फीमेल के ड्रेस के अंदर और उसी वजह से एक फोकल पॉइंट भी बन जाता है. एक पहली लुक जो है वो फीमेल की तरफ ही जाती है. So Ali Asmat is a talented artist of this generation. He is fascinated by the landscape of the human form. Usually वो human form के साथ जो है वो अपनी paintings बनाते हैं. उनका जो मीडियम है दैट इज़ लाइक ऑयल ऑन कैनवस, इसके अलावा वो चारकोल में भी काम करते हैं. क्रिएट्स ड्रामा फ्रॉम लाइट एंड शेड. सो वो उनकी पेंटिंग की ख़ास बात यह है कि उसके अंदर लाइट्स और शेड्स का जो है वो एक ड्रामा क्रिएट किया जाता है. एक ऐसा लगता है जैसे कुछ चीज़ें स्पॉटलाइट के अंदर प्रेजेंट की गई हैं.
एक्सप्रेसेस अ गैमेट ऑफ इमोशंस, तो एक रेंज नज़र आती है हमें इमोशंस और फीलिंग्स की। वो इमोशंस और फीलिंग्स आर्टिस्ट की भी हैं कि नज़र आता है कि किस तरह से वो एसोसिएटेड है अपने सब्जेक्ट मैटर के साथ, और वो इमोशंस और फीलिंग्स अपने सब्जेक्ट्स की भी जो है वो बड़ा क्लियरली डिपिक्ट करते हैं दैट व्हाट आर देयर प्रॉब्लम्स एंड हाउ एंड व्हाट प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग इन द सोसाइटी। तो उन सबको अपने कैनवस के ऊपर उन्होंने पोर्ट्रे किया है। द लोनलीनेस ऑफ द ह्यूमन कंडीशन, कौन सी ह्यूमन कंडीशंस या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि किसी भी ह्यूमन को लोनलीनेस की जानिब ले जाती हैं, उनको इन्होंने एज अ सब्जेक्ट मैटर यूज़ किया है। फॉर एग्जांपल जो थर्ड जेंडर की पेंटिंग्स इन्होंने बनाई हैं उसमें एक लोनलीनेस का तासुर नज़र आता है। अलाइनेशन ऑफन सिम्बलाइज्ड बाय अ सिंगल फिगर डोमिनेट बाय इट्स ओन शेडो। सो समटाइम्स जो है एक ऐसी अलाइनेशन नज़र आती है जैसे कोई एक सिंगल फिगर है और वो सैड है और अपने ही उसको शेडो के साथ जो है वो उसको बनाया गया है कि वो जो है वो उसका साथी उसका शेडो ही बना हुआ है उन पेंटिंग्स में। One finds richness in the paintings emerging from coloration and textural values. So आप जो है वो इसकी पेंटिंग्स में richness जो है वो फील कर सकते हैं, कलर्स में, टेक्सचर्स में, हर तरह से एक रिच तासुर नज़र आता है। समटाइम्स इनके काम में एक स्कल्पचरल एलिमेंट्स नज़र आता है, स्पेशली अगर कोई ऐसा रिजिड सब्जेक्ट ये पेंट कर रहे हैं तो उसके फोल्ड्स और उसकी ड्रेपरी के अंदर, उसके गारमेंट्स के अंदर एक स्कल्पचरल एलिमेंट नज़र आता है। हैवी टेक्सचर्ड ऑयल पेंटिंग्स बनाते हैं। ही डेल्व्स डीप इनटू द वर्ड विद अ फ्रैंक गेज। अब एक फ्रैंक गेज हमें अली अज़मत की नज़र आती है चीज़ों के टुवर्ड्स, जैसा कि डांसर्स एट लोकल वेडिंग्स को इन्होंने प्रेजेंट किया है अपनी पेंटिंग्स में, बेगर्स इन द स्ट्रीट को, थर्ड जेंडर पीपल एन एक्सेंट्रिक ह्यूमन बींग्स व्हेन अलोन। तो एक ह्यूमन बींग की क्या फीलिंग होगी जब वो अकेला होगा और वो किस तरह के उसके एक्सप्रेशंस होंगे। उसके अलावा बेगर्स, डांसर्स और थर्ड जेंडर पीपल वो किस तरह की लाइफ गुजार रहे हैं, उस लाइफ के उन पे असरात क्या हैं। अगर थर्ड जेंडर लोगों को उन्होंने प्रेजेंट किया है तो उनको उनकी एक्चुअल लाइफ में दिखाया गया है दैट हाउ दे आर फीलिंग दैट ट्रॉमा एंड द प्रॉब्लम्स जो कि उस जेंडर के लोगों को अक्सर फेस करना पड़ती हैं। Ali Azmat notable works, series on transgenders and night workers, great ripple in the Pakistani social circles, an issue never discussed so openly in visual form. So अली अज़मत ने जिस तरह से ट्रांसजेंडर्स को या नाइट वर्कर्स को अपनी पेंटिंग्स में बनाया है, विजुअल फॉर्म में जो है वो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट में ही इज़ मोस्ट प्रोमिनेंट कि वो इतना ओपनली इस मैटर को डिस्कस करते हैं। सेवरल अदर ग्राउंड ब्रेकिंग शोज़, उसके अलावा भी उनके बहुत से ग्राउंड ब्रेकिंग शोज़ हैं। और दंगल पे उन्होंने एक सीरीज़ बनाई थी जिसके अंदर जो है वो रेसलर्स की लाइफ को शो किया है। अब वो रेसलर्स की जिस तरह से उनकी बॉडी, उनके मसल्स होते हैं और जो एक दंगल की ख़ास एक कैफियत होती है, उस सारी को उन्होंने अपनी सीरीज़ ऑफ पेंटिंग में प्रेजेंट किया। द न्यूड सीरीज़ चैलेंज द एक्सट्रीमली रिजिड स्टैंडर्ड्स ऑफ अ कंजर्वेटिव सोसाइटी। अब एक कंजर्वेटिव सोसाइटी के जो रिजिड स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको चैलेंज करती हुई उनकी एक न्यूड सीरीज़ है। उसके अलावा इसी लास्ट डेकेड में उनका जो काम हमें नज़र आता है उसमें एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बिग हमें चेंज नज़र आता है जहाँ उन्होंने सब्जेक्ट ऑफ रिलीजन लिया और उन्होंने जो क्रिएट की है सीरीज़ वो सिराते मुस्तकीम के नाम से है। For Made in Pakistan series, he showcased the painting which was part of the Sirat-e-Mustaqim series. Depiction of the story. Ali Azmat uses the excellence of his craft in painting realistic images but blends it in the abstraction and surrealism of situations which make each painting a snapshot of a story. अली अज़मत अपनी पेंटिंग्स को ऐसे बनाते हैं जिस तरह से एक स्नैपशॉट ऑफ द स्टोरी हो। आमतौर पे वो रियलिस्टिक इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसके साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट और सूरियलिज्म काइंड ऑफ सिचुएशंस भी इनकी पेंटिंग में मौजूद हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की अमल्जमेशन उनके वर्क के अंदर रिमार्केबली नज़र आती है और शायद यही वो चीज़ है जो उनको अदर कंटेम्प्रेरी पेंटर्स से डिफरेंट करती है, उनसे मुमताज़ करती है।
अली असमत के आर्ट वर्क्स में से एक आर्ट वर्क आपके सामने है। इससे पहले जो आर्ट वर्क मैंने आपको दिखाया था वहाँ पर आपने एक रेड ड्रेस वाली फीमेल को देखा था जिनके हाथ में वो कुछ धागे से कर रही हैं और बैकग्राउंड में टेक्सचर्ड सरफेस है। यहाँ जो सरफेस है वो स्मूथ है बट ब्यूटीफुली उसके अंदर जो कलर यूज़ किया गया है डैट ये वही वाला कलर है जो कि आगे जो फीमेल बैठी हैं उनकी शर्ट पे भी नज़र आ रहा है। लेकिन दोनों कलर्स की इंटेंसिटी, उसके ऊपर लगाई गई हाइलाइट्स मुख्तलिफ हैं और एक बड़ा अच्छा सा कंट्रास्ट पर्पल के साथ क्रिएट किया गया है। अब ये जो फीमेल है ये व्यूअर की तरफ गेज़ नहीं कर रही बल्कि इनका रुख दूसरी जानिब है। यकीनन इसके थ्रू आर्टिस्ट कोई मैसेज कन्वे करना चाहता है। सो अगर आप रियलिस्टिक इमेजेस के साथ अपनी पेंटिंग्स बनाते हैं सो यू शुड थिंक अबाउट इट कि व्हाट काइंड ऑफ बैकग्राउंड विल सूट विद योर पेंटिंग। आया आपने उसके अंदर एक कंट्रास्ट क्रिएट करना है, आया आप टेक्सचर के साथ अपना बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे या फिर आप फॉर्म्स की रेपिटेशन के साथ कोई चीज़ बनाएंगे अपने बैकग्राउंड में। सो सारे के सारे एलिमेंट्स मिल के आपका बैकग्राउंड, आपका फोरग्राउंड, आपका जो फोकल पॉइंट है वो सारी चीज़ें क्रिएट करते हैं। अली असमत की ही एक और पेंटिंग जिसके अंदर आप बहुत डोमिनेंट रेड कलर देख सकते हैं एंड अ फीमेल इन येलो इज सिटिंग। अगैन जो फीमेल है वो गेज नहीं कर रही हैं व्यूअर की तरफ बल्कि उन्होंने अपना सर जो है वो घुटने में झुका रखा है। नीचे आप जो है वो कोई राइटिंग्स भी देख सकते हैं, समथिंग इज रिटन इन द फोरग्राउंड। सो दिस इज़ द वर्क जो मैंने आपको पहले भी दिखाया है, अली असमत की पेंटिंग जिसके पीछे एक थंब इम्प्रेशन की तरह से टेक्सचर इस्तेमाल किया गया है। Another painting by Ali Asmat. So the woman is looking at the frame और जो है वो इन द फर्स्ट लुक फ्रेम में कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। सो वट एक्चुअली शी इज़ लुकिंग, वट शी इज़ थिंकिंग, उसके पीछे जो उसका साया नज़र आ रहा है। अब साया अली असमत की सारी पेंटिंग्स में बड़ा इम्पॉर्टेंट खासियत का हामिल है और उसको भी बड़ी डिटेल के साथ जो है वो फुल अटेंशन के साथ बनाया गया जिस तरह फिगर को बनाया जाता है। अब यहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत तासुर जो है वो उस चेक के ज़रिए भी प्रोड्यूस हो रहा है जो कि नीचे फ़र्श पे मौजूद है। ब्लैक और वाइट जो आपको नज़र आ रहे हैं स्क्वायर्स, उसके साथ भी एक बड़ा खूबसूरत सा एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन क्रिएट हो रहा है पेंटिंग के अंदर। ये ट्रांसजेंडर्स पे बनाई गई सीरीज़ में से एक पेंटिंग है और यहाँ पे आप मस्कुलैरिटी और फेमिनिज्म दोनों का जो है वो एमल्जमेशन देख सकते हैं इस पेंटिंग के अंदर। जिस फिगर को इसके अंदर प्रेजेंट किया गया है, नॉट एट ऑल लुक्स हैप्पी बट डिपिक्ट्स हिज ओन लाइफ ट्रॉमा एंड प्रॉब्लम्स। यहाँ पे एक रोज को भी इस्तेमाल किया गया विच इज सिंबॉलिक। अनदर पेंटिंग बाय अली असमत जिसमें उन्होंने अपने आप को बनाया है अ सेल्फ पोर्ट्रेट। उन्होंने अपने दिल के ऊपर जिस तरह हाथ रखा हुआ है, पीछे जो आपको फॉर्म नज़र आ रही है और उसके ऊपर बैठा हुआ क्रो विच इज़ सिंबॉलिक। सो यहाँ पर जो आर्टिस्ट हैं वो खुद जो है वो व्यूअर की तरफ देख रहे हैं एंड यहाँ पर जो शर्ट में कलर यूज़ किया गया है वाइट, दैट इज़ अगेन रिपीटेड इन द बैकग्राउंड। अब यहाँ पर कलर भी आप देख सकते हैं व्हेन यू आर वर्किंग ऑन योर प्रोजेक्ट्स, तो मेक इट श्योर कि आप किस कलर को यूज़ करें और उसकी रेपिटेशन कैसे होगी। ब्रीदिंग स्पेस को देखिए पेंटिंग में और सिंबॉलिक यूज़ ऑफ क्रो को देखें। इससे पहले जो हम फीमेल्स देख रहे थे उन फीमेल्स को अमूमन उन्होंने दिखाया कि उनका रुख पीछे की तरफ होता है, अब वो किसी और जानिब देख रही होती हैं और व्यूअर को गेज़ नहीं करती। यहाँ पर अली अज़मत ने खुद अपना पोर्ट्रेट बनाया, उन्होंने दिल पे हाथ रखा है और वो गेज़ कर रहे हैं व्यूअर को, जबकि पीछे जो क्रो है अगैन वहाँ पर हमें ये चीज़ नज़र आएगी कि वो फेस नहीं कर रहा बल्कि उसका मुँह दूसरी जानिब है। अनदर पेंटिंग बाय अली असमत, यहाँ पर एक छोटा बच्चा दिखाया गया है और पाकिस्तान का झंडा जिसके फेस पे और आंसू उसकी आंखों से बह रहे हैं। सो जो है वो इट्स अ ब्यूटीफुल डिपिक्शन एंड एक्सप्रेशन आप इसमें देख सकते हैं किस तरह से फीलिंग्स के साथ जो वो आर्टिस्ट ने काम किया है। Here again you can see the picture of a child और इसके ऊपर जो बैंडेजेस हैं वो लगाई गई हैं, उस एरिया पे भी लगाई गई हैं जहाँ पर पाकिस्तान का झंडा नुमाया है और किस तरह से कट कॉम्पोजिशन है। पोर्ट्रेट को एक स्क्वायर कैनवस के ऊपर एक साइड पे किस तरह से प्लेस किया गया है,
and how it is painted with all the details. So when you are working on your projects, make it sure कि अगर आप कोई रियलिस्टिक चीज़ को रिप्रेजेंटेशनल चीज़ बना रहे हैं तो उसके अंदर डिटेल्स भी वाजे हों. आपके पास चॉइस है कि आप रिप्रेजेंटेशनल आर्ट में के ज़रिए जो है वो काम करें, आप एब्स्ट्रैक्ट करें, नॉन रिप्रेजेंटेशनल करें, दैट्स अप टू यू. पाकिस्तान के मौजू को लेकर चलते हुए ही एक और पेंटिंग जिसमें आप एक बच्ची को देख सकते हैं. लुक एट द एक्सप्रेशन एंड द फेशियल एक्सप्रेशंस ऑफ द गर्ल. और उसके हाथ में जो डॉल है उसके हाथ भी निकले हुए हैं और उसको पाकिस्तानी झंडे के कलर्स देकर और चांद और सितारे के साथ बनाया गया. सो मे बी द गर्ल इज थिंकिंग अबाउट द कंडीशन ऑफ द डॉल. Iqbal Hussain, another artist of Pakistan, insight into a way of life that is an ancient tradition and portrays it with stark reality. So इकबाल हुसैन के काम की ख़ास बात यह है कि वो जिस सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते थे उन्होंने उस सोसाइटी को रिप्रेजेंट किया अपनी आर्ट फॉर्म्स के अंदर. Graduated from the NCA Lahore in 1974 and remained at NCA to teach. फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन उनकी लाहौर आर्ट काउंसिल में 1981 में हेल्ड हुई. He continued to exhibit his works and earn prizes in many exhibitions. Genre of landscape painting भी उनके काम में नज़र आती है और उन्होंने लाहौर के जो एनवायरनमेंट है, जो लाहौर के गिरदोनवा के इलाके हैं, उनकी ब्यूटी को भी जो है वो रिप्रेजेंट किया है. Brings out a personal viewpoint. उन्होंने अपना एक पर्सनल व्यू पॉइंट प्रेजेंट किया है पेंटिंग्स के ज़रिए. Perceives the life around him as a changing narrative. और उन्होंने अपने इर्द गिर्द की जो ज़िंदगी है उसको एज अ चेंजिंग नरेटिव जो है वो परसीव किया है और उसको पेंटिंग्स में बनाया है. Portrays the life often in its stark reality. इम्पॉर्टेंट लिविंग पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं. फॉर नियरली 50 ईयर्स वो डिफरेंट तरीके से अपनी पेंटिंग्स को प्रेजेंट कर रहे हैं जिसके अंदर एस्थेटिकली भी एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया और उनके ज़रिए जो कंडीशंस हैं रेड लाइट एरिया के ख़वातीन की उनको भी पोर्ट्रे किया गया. For Hussain, painting was an essential part of his struggle which associated itself with the forces of emancipation. सो पेंटिंग उनके लिए एक ऐसा एसेंशियल पार्ट है स्ट्रगल का जो कि एक फ्रीडम की तरफ लेके जाता है, जो कि एक डिज़ायर ऑफ फ्रीडम को शो करता है. ओवर द कोर्स ऑफ हिज 5-decade career, he dedicated himself to tackle the plight of Lahore's old walled city courtesans, dancers and musicians. तो dancers, musicians, वहाँ के रहने वाली ख़वातीन, उन सब को उन्होंने अपनी पेंटिंग्स के अंदर बनाया है. उनकी पेंटिंग्स के अंदर जो ग्लैमर, जो ग्लिट और ग्लिटर नज़र आता है, उसके साथ साथ उन्होंने फोकस किया है उस डार्कनेस और मिजरी के ऊपर जो कि वहाँ के लोग फेस कर रहे हैं. अच्छा, इस ज़माने में ये एक बड़ी ज़रूरी बात है कि इकबाल हुसैन वो आर्टिस्ट हैं जो उसी एरिया में पैदा हुए. चूँकि वो वहाँ पैदा हुए और वहीं पले बढ़े तो वो वहाँ के लोगों के बारे में ज़्यादा मालूमात रखते हैं इंस्टेड ऑफ दोज कि जो सिर्फ एज अ सब्जेक्ट मैटर उनको लें बट दे हैव नो अफिलिएशन विद द सब्जेक्ट. सो इकबाल हुसैन की बर्थ के ऊपर इट वाज हार्डली अ सेलिब्रेशन बिकॉज टू द पीपल ऑफ दैट एरा इट वाज अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन व्हेन दे गिव बर्थ टू अ girl. So why? Because the birth of a girl intended a new breadwinner for the family. So Hussain was still loved by his family and claims to share a strong bond with them. लेकिन हुसैन ये claim करते हैं कि वो अपनी family के साथ एक अच्छा bond उनका था और he was actually loved by his family. अब आर्टिस्ट जो हैं वो अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ को भी अक्सर रिकलेक्ट करते हैं. उसके बाद ये कि वो कैथीड्रल स्कूल में गए, वहाँ पे वो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहे, इंटेलेक्चुअली उनको जो वो राइज किया गया वहाँ पर. हाउएवर ड्यू टू हिज फैमिली बैकग्राउंड ही वाज अ सोशल आउटकास्ट. अगर उनके आर्ट वर्क्स की बात की जाए तो ही पेंटेड द कर्टिसंस, म्यूजिशियंस ऑफ द शाही मोहल्ला एरिया इन लाहौर. ईच वन ऑफ हिज पेंटिंग टेल्स अ स्टोरी. He portrayed the hardcore reality of life, reflecting the banal pain and pleasure of everyday people.
जैसे मैंने आपसे पहले भी बताया, आपसे डिस्कस किया कि वो म्यूजिशियंस को और डांसर्स को अपना सब्जेक्ट मैटर बना के उन्होंने पेंटिंग की है। उसके साथ साथ उन्होंने पेन और प्लेजर को भी अपनी पेंटिंग्स के अंदर दिखाया है। वोमेन इन द पेंटिंग्स ऑफ इकबाल हुसैन portrayed from the cherished perception of the insider, a very authentic conversation between the artist and a subject। तो यहाँ पर जो आर्टिस्ट है वो डायरेक्टली एसोसिएटेड हैं अपने सब्जेक्ट मैटर के साथ। वो जिसको भी पेंट कर रहे हैं वो उसको परहैप्स जानते भी हैं और उनको उन्होंने अमूमन पोर्ट्रे किया है इसी तरह से जिस तरह से कि वो लोग अपने मोहल्ले में जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, और उसके साथ साथ उनकी पेन को भी अपनी पेंटिंग्स का पार्ट बनाया है। यूज़ ऑफ पेंटरली ब्रश स्ट्रोक्स एंड बोल्ड यूज़ ऑफ कलर्स, उनके पेंट के जो ब्रश स्ट्रोक्स और कलर्स हैं वो बड़े खूबसूरत हैं। The moment being shared between Hussain, the subject and the viewer is a suspectable one। अब जब हुसैन अपनी पेंटिंग प्रेजेंट करते हैं तो हुसैन खुद उनके बनाई गई ख़वातीन और व्यूअर जो उनको देख रहा है उन सब के बीच एक कनेक्शन कायम हो जाता है। These women are displaying themselves in a manner that they are not used to without their pretense। तो वो जो ख़वातीन हैं उनको जिस तरह से डिस्प्ले किया, जिस तरह से बनाया गया उन पेंटिंग्स के अंदर, वो डिस्प्ले करता है उनकी उन रोज़मर्रा एक्टिविटीज़ को जो कि वो अक्सर इख्तियार करती हैं। Hussein's work is not purely an accusation of society's unkindness and lack of sympathy. It is a message of commemoration and courage। अब इनके कामों के अंदर सिर्फ जो है वो हमें एक करेज का सा तासुर मिलता है। ये नज़र आता है कि वहाँ की ख़वातीन भी कितनी करेज के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। His work imparts information to the viewer, it does not impose it। अब वो अपने काम के ज़रिए व्यूअर को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू व्यूअर के ऊपर थोप नहीं रहे, उसके ऊपर इम्पोज नहीं कर रहे, बल्कि ही इज जस्ट गिविंग इंफॉर्मेशन। His brand of involvement is courageous, unwavering and powerfully personal। इकबाल हुसैन की एक पेंटिंग आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। द नेम ऑफ द पेंटिंग इज़ लैला। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस तरह से वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में होती हैं उस तरह से उनको जो वो पेंट किया है इकबाल हुसैन ने। पेस्टल ऑन पेपर, पेस्टल का इंतहाई खूबसूरत इस्तेमाल। सोनिया, अनदर पेंटिंग बाय इकबाल हुसैन, ऑयल ऑन बोर्ड। शीना, यहाँ पे आप ब्लैक कलर का इस्तेमाल देख सकते हैं। सोफ़ा और ड्रेस, हेयर, सब में ब्लैक को किस तरह इस्तेमाल किया गया है और किस तरह से डिस्टिंग्विश किया गया है इन सारे ब्लैक्स को एक दूसरे से। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर योर फाइनल प्रोजेक्ट। जब आप अपना फाइनल प्रोजेक्ट करेंगे तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको अपने जहन में रखने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट्स, आप किन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे अभी तक आपने जिन आर्टिस्ट के बारे में भी सीखा कि वो किस तरह से काम करते हैं, राहत नफीद मसूद हैं, अली अज़मत हैं, आपने अभी इकबाल हुसैन की पेंटिंग्स देखी, AR नागौरी की पेंटिंग्स देखी। सो वहाँ पे कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत फोकस है। आर्टिस्ट की आइडियोलॉजी क्या है, वो किस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। फिर इमेजिनेशन, समटाइम्स आपको अपनी पेंटिंग बनाते हुए ये इमेजिन करना होगा कि आपका बैकग्राउंड कैसा होगा। कुछ ऐसे एलिमेंट्स या डिज़ाइंस ऐड करने होंगे जो इमेजिनेशन के थ्रू ही ऐड किए जा सकते हैं। क्रिएटिविटी, आप मुख्तलिफ तरीके से अपना वर्क करेंगे, उसको क्रिएट करेंगे, उस क्रिएटिविटी में एडिशंस करते जाएंगे थ्रू योर प्रोसेस वर्क। आप इसको अपनी आर्टिस्टिक एबिलिटी के साथ पॉलिश करेंगे। एस्थेटिक सेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को जब बनाते हैं तो उसका खूबसूरत लगना भी ज़रूरी है। जैसे मैंने एक पहले पॉइंट पढ़ाते हुए आपसे कहा कि कुछ पेंटिंग्स को देखकर जो है एक डिस्कम्फर्ट फील होता है। सो वो डिस्कम्फर्ट की फीलिंग नहीं आनी चाहिए, आपकी पेंटिंग एस्थेटिकली खूबसूरत होनी चाहिए। सब्जेक्ट मैटर जो भी आप बयान कर रहे हैं उसको बयान करने के लिए आप जो कॉम्पोजिशन बनाते हैं उसमें यूज़ ऑफ एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स जो मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, उन सब का ख्याल रखते हुए आपने अपने फाइनल प्रोजेक्ट पे काम शुरू करना है। आपने सबसे पहले अपने जो आइडियाज़ हैं वो प्रूव करवा लेने हैं। उसके बाद आप जो है वो, बल्कि आइडियाज़ के ऊपर तो अब तक आपने काम शुरू कर दिया है। अब इससे आगे अगर चलते हैं तो आप अपने स्केचेस के ऊपर किए जाने वाला प्रोसेस वर्क, दीज ऑल ऑफ द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और उनको करते हुए आप एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स का ख्याल रखें।
ये सारी चीज़ें जो कि कॉन्सेप्ट, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक एबिलिटी, एस्थेटिक्स एंड सब्जेक्ट मैटर है, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने प्रोजेक्ट की तख्लीक कीजिए। कॉन्सेप्चुअल आर्ट क्या है? कॉन्सेप्चुअल आर्ट एक बड़ा वसी मौजू है, इसके बारे में मैं आपसे डिटेल में भी जो है वो किसी टाइम पे बात करूँगी, बट फ़िलहाल कॉन्सेप्चुअल आर्ट के बारे में एक अगर मैं उसकी डेफिनेशन कहिए या उसका एक इंट्रोडक्शन कहूँ, तो इट इज़ एक्चुअली द आर्ट फॉर विच द आइडिया बिहाइंड द वर्क इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द फिनिश्ड आर्ट प्रोजेक्ट। कॉन्सेप्चुअल आर्ट में आइडिया ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक फाइनल प्रोडक्ट की निस्बत जिस आइडिया पे काम किया जा रहा है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मसलन ये वो आइडिया हो सकता है जिस तरह से अगर आप मार्शल डुचाम्प का काम देखें तो वहाँ पे रेडीमेड ऑब्जेक्ट्स को प्रेजेंट किया जा रहा है एज एन आर्ट फॉर्म। तो वो आर्ट फॉर्म है या नहीं है, इसका ताल्लुक उसके कॉन्सेप्ट से है। वो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है, अपना कॉन्सेप्ट बयान कर रहा है, तो उसके लिए वो स्कल्पचरल फॉर्म इस्तेमाल कर रहा है, वो जो है वो एक रेडीमेड ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल कर रहा है। It emerged as an art movement in the 1960s, and the term usually refers to art made from the mid 1960s to mid 1970s. तो अगर कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा आगे जाए और कॉन्सेप्चुअल आर्ट की बात करें तो कॉन्सेप्चुअल आर्ट एक आर्ट मूवमेंट रही है जो कि 1960s से लेकर 1970s तक उसके अंदर काम किया गया। कॉन्सेप्चुअल आर्ट में से अगर मैं कॉन्सेप्ट का वर्ड निकालूं, जाहिर है कॉन्सेप्चुअल आर्ट के अंदर कॉन्सेप्ट का वर्ड शामिल है, और वो इसीलिए शामिल है कि कॉन्सेप्चुअल आर्ट के अंदर जो आर्ट पीसेस बनाए गए थे वो कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। वहाँ पर जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि फिनिश्ड आर्ट ऑब्जेक्ट के बजाय जो कॉन्सेप्ट बिहाइंड द वर्क होता था उसके ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती थी। तो अब कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये कॉन्सेप्ट मेन थिंग है, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है। जब आपने अपना प्रोजेक्ट शुरू करना है तो सबसे पहले आपने अपने कॉन्सेप्ट डिफाइन करने हैं। विच आर द थिंग्स जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं, विच आर द थिंग्स विच आर मीट मोस्ट अपीलिंग टू यू, या जिससे आप हर्ट हैं, या कोई सोसाइटी का नॉर्म है, या कोई आपका पर्सनल इशू है, कोई भी चीज़ जो आप कॉन्सेप्चुअल तरीके से बनाना चाहते हैं, आप कॉन्सेप्ट बताएंगे अपना। कॉन्सेप्ट के ऊपर आप अपने आप को क्लियर करते जाएंगे, आपने उसके ऊपर स्केचेस करते जाने हैं, स्केचेस के अंदर कलर्स करते जाने हैं। जितना वक्त आपके पास है आपने उसको यूटिलाइज करना है। इवन इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग विद अ पेपर एंड पेंसिल, देन यू शुड थिंक अबाउट द थिंग्स। आप अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हुए, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते जाएं, और उसके अंदर मज़ीद चीज़ें जो है वो अपनी आर्टिस्टिक एबिलिटी के साथ ऐड करते जाएं टू मेक इट मोर अपीलिंग। सो इस तरह से जैसे मैंने आपसे कहा कि आप अपने प्रोसेस वर्क पे काम करें फॉर द कॉन्सेप्चुअल आर्ट पीसीज। अगर आप प्रोसेस वर्क कर रहे हैं तो ब्रेनस्टॉर्म फॉर आइडियाज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, एज आई टोल्ड यू डेट आइडिया, सबसे पहले आपने अपने आइडिया पे फोकस करना है। व्हाट आर द थिंग्स जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं। चूज़ द मैसेज यू वुड लाइक टू गेट अक्रॉस। आप उस मैसेज के बारे में सोचिए, उस मैसेज को चूज़ कीजिए जो कि आप अपनी पेंटिंग्स के थ्रू देना चाहते हैं व्यूअर्स को। फिर आप अपना क्रिएटिव प्रोसेस शुरू करें। वंस यू हैव चूजन योर मैसेज और आइडिया, सो आपने आइडिया लिया, उस आइडिया का मैसेज आपने सोचा, एक दफ़ा आपका आइडिया आपके लिए क्लियर है, उसके बाद अपनी क्रिएटिविटी के प्रोसेस पे जाएं। प्रिपेयर करें अपने स्केचेस को, ऐड कीजिए उसमें डिफरेंट मटेरियल्स, वर्क ऑन योर आर्ट पीस एंड देन डिस्प्ले इट। सो दिस इज़ द प्रोसेस जिसके ज़रिए आप अपना फाइनल प्रोजेक्ट कर लेंगे बहुत बआसानी। अब प्रोसेस वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपने कोई पेंटिंग बनानी है, आपने कोई सीरीज़ ऑफ पेंटिंग बनानी है, आप अपना फाइनल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए प्रोसेस बहुत अहम है। कभी कभार ऐसा होता है कि आपको लगे कि मैं ऑयल पेंट में बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ और मैं उसके अंदर फिगर्स बहुत अच्छे बनाऊंगा, तो हो सकता है कि आप जब प्रोसेस करें तो आपको पता चले कि आप उसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स ऐड करते हैं तो उसका कैसा तासुर आता है, आप उसमें रेपिटेशन ऑफ फॉर्म करते हैं तो उसका क्या तासुर आता है। सो इट्स नॉट दैट कि आपने एक चीज़ बनाई और आप उसके ऊपर ही जो है वो रिलाई करें, बल्कि उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से बना के देखें, उसमें अलग तरीके से जिद्दत शामिल करें, उसमें मटीरियल्स का इस्तेमाल करें, मटीरियल्स को मिक्स करें, मिक्स मीडिया में काम करें, और फिर उस प्रोसेस के ज़रिए एक फ़ाइनल पेंटिंग तक जाइए कि दर हकीकत आपका जो आइडिया है वो बेस्ट किस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है, किस आर्ट फॉर्म में बेस्ट रिप्रेजेंट हो रहा है। होपफुली आपको अच्छे से जो आज हमने चीज़ें डिस्कस की हैं वो समझ आ गई होंगी।
आज जो हमने डिस्कशन की उसमें कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हमने डिस्कस किए, आपका प्रोसेस वर्क क्या था वो डिस्कस किया, उस प्रोसेस वर्क के ज़रिए आप अपने फाइनल डिस्प्ले तक किस तरह पहुँचेंगे ये बात की, और कॉन्सेप्चुअल आइडियाज़ के बारे में डेफिनेटली बात की गई। कॉन्सेप्चुअल आइडियाज़ के बारे में जो है वो कौन से आर्टिस्ट थे जो कि कॉन्सेप्चुअल आर्टिस्ट कहलाए और वो किस तरह से अपने आर्ट्स को प्रेजेंट करते थे, वो इंशाल्लाह जो है वो मैं आपसे इन कमिंग लेक्चर्स डिस्कस करूँगी। फ़िलहाल आप इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने काम पे फोकस करें और जो है वो स्केचेस पे वर्कआउट करें, ताकि जो है वो जब आपके स्केचेस कंप्लीट हो जाएं और वो आपके पास अच्छी एक पेंटेड फॉर्म में मौजूद हों तो फिर उनको आप कैनवस के ऊपर बासानी ढाल सकें। मीनवाइल आपने इस बात का भी ख़ास ख्याल रखना है कि आपने एक रिटन रिपोर्ट तैयार करनी है। सो व्हाट्सएवर यू आर वर्किंग, आप उसकी रिपोर्ट साथ साथ लिखते जाएं ताकि आपको पता हो कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं। उससे रिलेटेड जो भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको मिलता है उसके ऊपर भी आप अपना सारा मटेरियल इकट्ठा करते जाएं और स्टार्ट राइटिंग ऑन योर थीसिस। साथ साथ आप जो है वो राइटिंग पे तवज्जो दें और साथ साथ आप अपना प्रैक्टिकल वर्क भी जारी रखें। So, wish you best of luck. Hope to see the work soon. God bless you, beta. Assalamu alaikum.